तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब एराइज होते हैं? जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या होता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल्स या तो एसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। यानी इसके पहले हमने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था, क्या देखा था? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का ना ही एसोसिएशन हो रहे थे ना ही डिसोसिएशन। लेकिन अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स में चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है वैभव? तो एबनॉर्मलिटीज या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एराइजेज ओनली व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगो एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब देखो, इस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए वान टफ ने एक फैक्टर दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वान टफ फैक्टर आई। क्या बोलते हैं? वान टफ फैक्टर आई। तो लिख लो इसे तुम लोग, वान टफ पुट अ फैक्टर, वान टफ पुट अ फैक्टर, put a factor to determine abnormal colligative property, abnormal colligative property, abnormal colligative properties। तो वान टफ ने एक फैक्टर दिया था जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उस फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वान टफ फैक्टर आई से। किससे? वान टफ फैक्टर, वान टफ फैक्टर आई। क्लियर है? ये क्या होता है वान टफ फैक्टर आई? बताओ। वान टफ फैक्टर आई। क्लियर है? क्या होता है वान टफ फैक्टर आई? बताओ। तो वान टफ फैक्टर जो आई होता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल, या एबनॉर्मल को कहीं कहीं ऑब्जर्व्ड भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं सीपी लिख दूं। क्लियर है? तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल भी लिखा होता है। क्या लिखा हुआ होता है? नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब बताओ, समझ लो, पहले लिख लेना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब मिलता है तुम लोगों को? जब सॉल्यूट पार्टिकल्स में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। और नॉर्मल कब मिलता है? जो आपने एक्चुअल में लिया है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग वान टफ फैक्टर आई को अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्लियर है? आई है। और नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्चुअल टेकन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन। एक्चुअल में हम लोग कितना ले रहे हैं, उसी से तो हम लोग का नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलता था वैभव। और एबनॉर्मल कब मिलता था? जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या हो रहा था? एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा था। क्लियर है? अब तुम बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? तुम लोग पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एन है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यानी कि जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? उतने ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वैभव? वेरी गुड, गिवन मास अपन मोलर मास। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, वो मोलर मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग वान टफ फैक्टर को मोलर मास के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल मोलिकुलर मास। नॉर्मल, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? थ्योरेटिकल। नॉर्मल मोलिकुलर मास अपन, और क्या लिख सकते हैं? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो अगर मोलिकुलर मास के टर्म में तुम लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे?
नॉर्मल अपन एबनॉर्मल। समझ में आया कैसे आया तुम लोगों को? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है? मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोल जो होता है मोलर मास के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो नॉर्मल है वो कहाँ आ जाएगा? एबनॉर्मल में। जो एबनॉर्मल है, क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वांटअप फैक्टर आई निकाल सकते हैं, एबनॉर्मल अपन नॉर्मल। अगर मोलिकुलर मास के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल मोलिकुलर मास अपन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। क्लियर है? नहीं, इसी वांटअप फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वांटअप फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई ही क्या होता है? नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कितना आप एक्चुअल में सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हैं, और एबनॉर्मल कितना होता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने टूटने के बाद हो रहे हैं। और सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है? मोल के प्रोपोर्शनल, और मोल जो होता है मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग इन्वर्सली यहाँ पे, तो यानी नॉर्मल वाला कहाँ जाएगा? एबनॉर्मल की जगह एबनॉर्मल वाला नॉर्मल। तो मोलिकुलर मास का अगर टर्म में लिखेंगे तो नॉर्मल मोलिकुलर मास अपन एबनॉर्मल। बोलो विराज क्या बोल रहे थे? पूछ लो डाउट्स है तो। जरूरत के हिसाब से आपको यूज करना है। अगर सॉलिड पार्टिकल्स दे रखे हैं तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, मोलिकुलर मास दे रखा है तो ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो तो जरूरत के हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करेंगे ना। जैसे इसके पहले हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें एक फॉर्मूला था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो वहाँ से भी आप क्या निकाल सकते थे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एक और फॉर्म था टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वहाँ से भी निकाल सकते थे। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं, आपको क्या गिवन है डेटा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। कन्फ्यूजन है अभी भी विराज? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांटअप ने इन इक्वेशन को किसके लिए मॉडिफाई किया है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वांटअप फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग एबनॉर्मल पे, ठीक है। वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी लिख रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग फर्स्ट बात करें, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था विराज? घर फोन करूंगा, ये फिक्स है, मान के चलो। तो एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं तो था ही नहीं ना क्लास में। आपने पूछा मुझसे आके क्लास के बाद या क्लास के पहले कि सर मुझे ये क्लास छूट गया, आप बता दो सर एक बार। देखो ये एक बार भी नहीं बोलो विराज, आज रुक के जाओगे तुम, 6 बजे बाद नहीं जाओगे, क्लास करके जाना है, ठीक है। अब तो अब भी केमिस्ट्री की पढ़ के जाओगे जो लास्ट क्लास में छूटा था, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कौन सा? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा था कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखते चलोगे विराज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ से I इज इक्वल टू लिखना चाहें किसके लिए? RLVP के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, तो I क्या होता है? I क्या होता है? ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही था फॉर्म। तो मैं अगर इसके लिए लिखूं तो P नॉट माइनस PS अपन P नॉट, और ये हम लोग कौन सा लेंगे? एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? और अपन P नॉट माइनस PS अपन P नॉट, ये हम लोग कौन सा लेंगे? नॉर्मल या थ्योरेटिकल।
नॉर्मल या थ्योरेटिकल। कोई कंफ्यूजन है? तो मैं यहां से डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, यानी कि एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अब सिमिलरली करते हैं। देखो सेकंड, सिमिलरली तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? सेकंड बताओ, अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, वंशिका तुम बताओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी एबनॉर्मल, डेल्टा टी बी एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू डेल्टा टी बी नॉर्मल। है कोई कन्फ्यूजन? और आई इंटू डेल्टा टी बी नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से लिखना चाहें तो डेल्टा टी बी एबनॉर्मल इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी बी को क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू एम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? सिर्फ क्या कर लेना आपको? वांट फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये मैं बताऊंगा कि वांट फैक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पर इतना करो जल्दी, फास्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, तो तुम लोग खुद से अब लिख सकते हो, फटाफट लिखते चलो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे साफ कर दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस यहीं से कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड है ये हो गया ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोए रहते हो विराज? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा टी एफ एबनॉर्मल अगर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई इंटू डेल्टा टी एफ नॉर्मल, और डेल्टा टी एफ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? आई इंटू के बी इंटू एम, सॉरी के एफ इंटू एम, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ इंटू एम। क्या होता है के एफ? वैभव क्या होता है के एफ? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या होता है? मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, इसे नोट करो। ये हो गया, ये हो गया आर्यन नीचे वाला। और लास्ट आपका कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट वाला कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पढ़ने रहो वैभव घर पे कुछ भी। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? बताओ। पाई से। वेरी गुड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं क्या? पाई। क्लियर है? और अगर हम लोग पाई एबनॉर्मल अगर हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? पाई एबनॉर्मल। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या इसमें? आई इंटू सी आर टी लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जल्दी करें, 20 मिनट है, इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करने हैं और ये टॉपिक ख़त्म भी करना है। तो आज आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट तुम लोग एल्डिहाइड कीटोन करना चाहते हो तो एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। फिर अमाइंस कर लेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे। हो गया? एमीन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ आई। कैलकुलेशन ऑफ आई। अब हम लोग वांट फैक्टर आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आई बार बार आ रहा है। वही अब नॉर्मल निकालना है तो वांट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वांट फैक्टर आई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आई। कैलकुलेशन ऑफ आई समझ लो पहले, फिर लिख लेते।
कैलकुलेशन ऑफ वाई वांट फैक्टर। तो हम लोग दो केस देखते हैं। केस हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। तो जब भी मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? टूट रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं। और इसमें क्वांटम फैक्टर हमेशा ही क्या होगा? 1 से बड़ा। जब भी डिसोसिएशन होगा क्वांटम फैक्टर क्या होगा? 1 से बड़ा। अब देखो यहाँ पे, तो डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो मान लो कोई 1 मोल था A और 1 मोल से डिसोसिएट हो गया, कितना मोल बना दिया? Na मोल बना दिया, N मोल बना दिया A। अब T = 0 पे हम लोग ले लें तो T = 0 पे इसका कितना मोल है? 1। और इनिशियली ये क्या होगा? 0। भाई तुरंत T = 0 पे ही थोड़ा ना टूट जाएगा, कुछ टाइम लगेगा टूटने के लिए। और अगर हम लोग बात करें आफ्टर टाइम T पे, किस पे? आफ्टर टाइम T पे, तो मान लो 1 में से कुछ अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ। 1 में से कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फ़ा। लेकिन कितने मोल के लिए? 1 के लिए अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ। तो बताओ N मोल बन रहा है तो कितना बनेगा ये? N अल्फ़ा। N अल्फ़ा 1 के लिए कितना टूट रहा है? अल्फ़ा। तो बन कितना रहा है? N अल्फ़ा, क्योंकि N मोल बन रहा है ना। कन्फ्यूजन है इसमें? कुछ कन्फ्यूजन है? देखो T = 0 पे इसका हमने ले लिया 1 मोल है। T = 0 पे ये कुछ बनेगा क्या? नहीं, कुछ टाइम लगेगा। आफ्टर टाइम T पे मान लो N जो मॉलिक्यूल था इसका 1 मोल से कितना टूटा? 1 मोल से कितना टूटा? देखो यहाँ पे 1 मोल से टूटा कितना? अल्फ़ा। तो ये बन कितना रहा है? N मोल। तो बताओ N मोल के लिए बनेगा कितना? N अल्फ़ा। और देखो I = क्या होता है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बताओ कितने सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन? 1 - अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। और एक्चुअल में आपने कितना लिया था? एक्चुअल में आपने कितना लिया था? 1। तो यहाँ से I = हम लिखना चाहें N अल्फ़ा है ना, 1 - अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। तो I = लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 - अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्वांटम फैक्टर I। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? अब तुम लोग देखो यहाँ से चाहो तो अल्फ़ा की भी तुम लोग फॉर्म निकाल सकते हो। अगर हम लोग अल्फ़ा = लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा कॉमन कर लें, यहाँ से देखो I - 1 लिख सकते हैं, 1 को इधर माइनस कर लिया। और = यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा कॉमन कर लें तो ये N - 1 हो जाएगा। हो जाएगा माइनस अल्फ़ा और N अल्फ़ा में से अगर अल्फ़ा कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या बचेगा? N। और यहाँ से क्या बचेगा? -1। तो N - 1। तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा? I - 1/N - 1। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? देखो I क्या होता है? क्वांटम फैक्टर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितना है सॉलिड पार्टिकल्स? 1 - अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। और एक्चुअल में आपने कितना लिया था? 1। यही तो था फॉर्मूला। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एक्चुअली टेकन। क्लियर है? अब तुम लोग यहाँ पे समझ लो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़। देखो अगर तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन होगा, क्या नहीं गिवन होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि मान लो कि 20%, 40%, 50%, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं होगा तो तुम लोग सीधा क्या करोगे? I = N तुम लोग यहाँ पे ले लोगे। कब? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मान लो NaCl आपने लिया सॉल्यूट, बताओ 1 मोल NaCl कितना मोल देगा? ये 2 मोल देगा। Na+ और Cl-। एक पार्टिकल टूटने के बाद कितना पार्टिकल दे रहा है? 2 पार्टिकल्स। यानी कि यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं होगा तो N = क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2। और इस N को हम लोग किसके इक्वल रख सकते हैं? I के इक्वल। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा, क्या गिवन होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि दे कि मान लो 20% डिसोसिएट हो रहा है, 40% डिसोसिएट हो रहा है। अगर अल्फ़ा मान लो दे दिया कि 20%, यानी कि फ्रैक्शन लिखना चाहते कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से I निकालना चाहें तो I का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, यही फॉर्मूला होता है। अब बताओ NaCl के लिए N कितना हो जाएगा? 2।
तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा तो आपको पता ही है कितना है 0.2 और प्लस n आपको पता ही है कितना है 2 है। कितना पार्टिकल दे रहा है टूटने के बाद 2 और अल्फ़ा भी आपको पता है इंटू 0.2 और यहाँ से तुम I क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर अल्फ़ा गिवन होगा तो इस फॉर्मूले से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि n तो पता है तुम्हें कि कितना पार्टिकल दे रहा है टूट के। जैसे MgCl2 के लिए अगर हम बात करें बताओ वैभव किस में टूटेगा ये Mg+2 और 2Cl माइनस स्टोइकोमेट्री का चार्ज में क्रॉस मल्टीप्लाई Cl के स्टोइकोमेट्री Mg के चार्ज में और Mg के स्टोइकोमेट्री Cl के चार्ज में कितना पार्टिकल दे रहा है 3 तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अगर तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन होता या ये बोल देता कि 100% डिसोसिएटेड है कितना है 100% अगर डिसोसिएशन है और अल्फ़ा क्या आ जाए 1 या 100% 1 या 100% तो I इज इक्वल टू n को हम लोग क्या रख सकते हैं या तो अल्फ़ा गिवन ना हो तो भी I और n को क्या रख सकते हैं इक्वल और अल्फ़ा अगर 100% है उस केस में भी I और n को क्या रख सकते हैं इक्वल और अगर अल्फ़ा 20% 40% गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। है कोई कन्फ्यूजन क्लियर है नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा ही ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ I फॉर एसोसिएशन के लिए किसके लिए केस सेकेंड फॉर एसोसिएशन केस सेकेंड फॉर एसोसिएशन के लिए ये भी बहुत ही आसान देखो यहाँ पे और I आपने निकाल लिया सीधा क्या करना है I से मल्टीप्लाई कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हम लोग क्या मिल जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो कैलकुलेशन ऑफ I में हम लोग सेकंड देख रहे हैं केस सेकंड फॉर एसोसिएशन इसमें I की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी लेस देन 1 क्लियर है ना। अब देखो कोई n मोल A है और ये n मोल A से कितना मोल A बना रहा है 1 मोल A बना रहा है कितना मोल A बना रहा है 1 मोल n मोल से 1 मोल मतलब एसोसिएट हो रहा है। अब t इज इक्वल टू 0 पे मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था 1 और ये क्या होगा 0 और आफ्टर टाइम t मान लो n के लिए कितना इसमें से डिसोसिएट किया हमने अल्फ़ा तो अगर n के लिए अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है तो 1 के लिए कितना होगा है कोई कन्फ्यूजन यानी ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा बाई n और वांटा फैक्टर I क्या होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपन एक्चुअली टेकन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 यानी कि I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा की भी फॉर्म आप क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते क्लियर है। अब देखो एसोसिएशन होता कैसे है जैसे हम लोग एसिटिक समझ लो पहले एसिटिक एसिड ले लें क्या ले लें एसिटिक एसिड तो जैसे ही एसिटिक एसिड को हम लोग जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डालेंगे ये आपस में क्या होने लगता है एसोसिएट होने लगता है। देखो कैसे अब जैसे ही ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे आपस में क्या कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये क्या बना लेंगे डाइमर्स बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो 2 से क्या हो गया 1 हो गया ना 2 एसिटिक एसिड कंबाइंड हो गया क्या हो गया 1 हो गया। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है क्या हो रहा है एसोसिएशन क्लियर है। और यहाँ से I निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्म I निकालने का डायरेक्ट ठीक है हो जाएगा। नहीं ये तो मैंने बता दिया ना कि कैसे जुड़ते हैं 2 से 1 कैसे बनते हैं 2 एसिटिक ये एक एसिटिक एसिड और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाएंगे डाइमर बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डाइमराइजेशन क्लियर है। तो क्वेश्चंस करोगे एक एनसीईआरटी दे दो मुझे तुम लोग दे दो एसिटिक नहीं उससे तो H2O निकालने के बाद बनता है 2 मोल एसिटिक एसिड से ना। देखो मैं बता देता हूँ सही पढ़े हो लेकिन थोड़ा सा कुछ और पढ़ लियो आर्यन। देखो ये तुम्हारा एसिटिक
एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। ये 2 मोल एसिटिक एसिड है। जैसे ही हम लोग इसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, लाइक फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 के साथ जैसे हम लोग हीट करते हैं, तो तुरंत यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, बाहर, H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से H2 बाहर हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और यहाँ से H2 बाहर निकल के क्या बना देता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कुछ इस तरह से जो आर्यन के दिमाग में ख्याल आया था एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में। तो दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कन्फ्यूजन है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग जल्दी से, फास्ट, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, करो। क्या हो गया भाई, वो पूछो। वो तो मॉलिक्यूल्स वो देगा ना, उसमें कुछ देगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा कि डिसोसिएशन हो रहा है कि। अब जैसे एसिटिक एसिड दे दे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एसिटिक का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, डाइमर्स बनाएगा, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन में वो गिवन होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे आप। तुम लोग करो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1.40, क्वेश्चन नंबर 1.40। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और एनसीईआरटी लेके आना है, ठीक है। भानु कहाँ है तुम्हारा एनसीईआरटी, तुम्हें एनसीईआरटी बना दूंगा, शकल लेके लटका के बैठ जाते हो। कितनी बार बोला है बुक लाने के लिए, क्या है, लेके आना है नेक्स्ट क्लास से, एनसीईआरटी लाना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, और कोई भी बैठेगा नहीं, नेचर वही, अप्रोच वही, सोचने का तरीका वही। क्वेश्चन नंबर 1.40 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1.40 एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे, तुम लोग लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1.40 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, और बुक कैरी करना है साथ में, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, और I दे रखा है 2.47। देखो I अगर 1 से ज़्यादा है यानी दिमाग में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। आ जाएगा समझ में भाई। अब डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, 2.5 लीटर ऑफ वाटर, such that its osmotic pressure, is 0.75 atm, is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा, कर पाओगे क्वेश्चन तुम लोग। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला आएगा, हाँ पाई इज इक्वल टू ICRT। क्लियर है, ऑफ कर दो।